हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम है ज्ञानेश्वर बक्सराय और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास सिक्स का सोशल साइंस, जो बेसिकली एनसीईआरटी पे बेस्ड है। और आपको बहुत ज़्यादा रेफरेंस बुक्स पढ़ने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कॉन्सेप्ट्स को आसानी से समझाया जाएगा। और चलिए आज का ये जर्नी हम शुरू करते हैं, और आज से ये जर्नी शुरू करते हैं बेसिकली, क्योंकि सिक्स सेवन एट में ही आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहला इंट्रोडक्शन, सोशल साइंस है क्या। क्योंकि बच्चों क्लास सिक्स में जब आप एंटर करते हैं तो आप एक नए सब्जेक्ट से कहीं ना कहीं जुड़ते हैं जिसका नाम है सोशल साइंस। आप डीपली पढ़ना शुरू करते हैं, ज्योग्राफी को आप डीपली पढ़ना शुरू करते हैं, हिस्ट्री को आप डीपली पढ़ना शुरू करते हैं, इकोनॉमिक्स को, एंड आगे बहुत सारी चीजें आपको मिलती जाएंगी। अभी हम इस पे बात कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला है इंट्रोडक्शन टू सोशल साइंस, दूसरा है स्केल, तीसरा है मैप्स, उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, फिर उसके जो कुछ मैप्स में जो कुछ सिंबल्स होते हैं उसके बारे में, फिर लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, एंड जो इंडियन प्राइम मेरिडियन है उसकी थोड़ी सी बात कर लेंगे हम कि हम कैसे पहले टाइम को फाइंड किया करते थे। उसके बाद हम टाइम जोन्स को समझेंगे। आइए, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई स्टडी सोशल साइंस। हम क्यों पढ़ रहे हैं सोशल साइंस, क्या जरूरत है इसको पढ़ने की। देखिए, अभी का जो टाइम है वो टेक्नोलॉजी से घिरा हुआ समय है। ये कंप्लीटली टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का टाइम है। आज आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं आपको टेक्नोलॉजी से पीछा वहां आपका छूटना नहीं है। इवन यूट्यूब की जो क्लासेस भी चल रही है भी टेक्नोलॉजी का ही नतीजा है। तो हम ये पढ़ क्यों रहे हैं सोशल साइंस, इसी चीज को कॉम्पीट करने के लिए हम सोशल साइंस पढ़ रहे हैं। क्योंकि हम लोगों को सोसाइटी को भी समझना होता है, हम लोगों को ये भी समझना होता है कि सोसाइटी में रहना कैसे है, ये भी समझना होता है कि हमारा हिस्ट्री क्या है ना। ये भी समझना होता है कि डे टू डे लाइफ हमारा किस तरीके से रन कर पाएगा। तो इसीलिए बेसिकली हम सोशल साइंस पढ़ते हैं। इन द 21st सेंचुरी ह्यूमैनिटी फेसेस अ यूनिक पैराडॉक्स, रैपिड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस वर्सेस एनवायरमेंटल स्ट्रेस एंड सोशल टेंशंस। इन सारी चीजों का एक सल्यूशन है कि हम सोशल साइंस को समझें, समाज के इस विज्ञान को समझें, ठीक है। आइए, उसके बाद सोशल साइंस इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज विच आर डाइवर्स एंड कॉम्प्लेक्स। एंड डाइवर्स वर्ड आते ही इंडिया तो दिमाग में आता ही आता है। इंडिया में सोसाइटीज की कोई कमी नहीं है, इंडिया में डाइवर्सिटी की कोई कमी नहीं है। तब भी हम क्या हैं, यूनाइटेड हैं, तब भी हम एक हैं। इसीलिए हमेशा कहा गया यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो क्योंकि हमने बड़े अच्छे से इसको समझा कि रहना कैसे है। इट हेल्प अस अंडरस्टैंड द प्रेजेंट टू फाइंड आंसर टू ग्लोबल चैलेंजेस एंड बिल्ड अ बेटर फ्यूचर। एक अच्छे कल के लिए, एक अच्छे भविष्य के लिए वर्तमान को समझना बहुत जरूरी है, और वो वर्तमान सोशल साइंस आपको समझाता है। जब आप सोशल साइंस को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, अच्छे तरीके से समझते हैं, तो आपको पता चलता है कि बेटर फ्यूचर यहीं से शुरू हो पाएगा। अगर आपका आज सही नहीं है तो शायद कल भी सही ना हो पाए। While it does not use set of procedures like physics or chemistry, it applies scientific methods wherever possible। देखिए, यहाँ पे कोई वैसे एक्सपेरिमेंट्स नहीं होते। जैसे आप देखेंगे, केमिस्ट्री की बात अगर आप करने जाएं, फिजिक्स की बात करने जाएं, तो पूरा का पूरा जो बेस है ना, वो रिसर्च और एक्सपेरिमेंट का है। यहाँ पे कुछ जगहों पे देखा जाता है जहाँ पे आप बात करें, जब ज्योग्राफी वगैरह की बात करेंगे, हिस्ट्री में जब आप कार्बन डेटिंग तक जाते हैं तो वहाँ पे कुछ चीजें आपको देखने को मिलेंगी जहाँ पे रिसर्च होते हैं। अदरवाइज बहुत ज्यादा साइंटिफिक मेथड यहाँ पे उस तरीके से लगाया जाता है कि हम एक्सपेरिमेंट करके सारी चीजों को रखें, ठीक है। चलिए, जो समझने वाले हैं हम आगे, जो 5 थीम्स हैं सोशल साइंस के, वो हैं इंडिया एंड द वर्ल्ड, जो आप ज्योग्राफी का पोर्शन है आपका, जिसमें आप मैप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, नेचुरल फीचर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर आता है आपका टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट, जो हिस्ट्री है बेसिकली आपकी। फिर आता है कल्चरल हेरिटेज, फिर आता है, ये भी आपकी हिस्ट्री है ना। उस ये एंशियंट हिस्ट्री है बेसिकली। फिर क्या है, गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी, इट इज सिविक्स। उसके बाद आप पढ़ने वाले इकोनॉमिक लाइफ, जो आपको 6 8 तक नहीं मिलने वाला है, इकोनॉमिक्स 8 के बाद शुरू होता है 9th में। चलिए आगे बात कर लें।
तो हमारा जो पहला टॉपिक अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो सोशल साइंस क्या है, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को समझने और पढ़ने से पहले ये जरूरी है कि आप उसके बारे में जानें, क्योंकि आपको इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए जानना बहुत जरूरी है। हम पढ़ क्यों रहे हैं, वाई। तो ये क्वेश्चन हमेशा आना चाहिए। आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने जाएं तो ये आपके दिमाग में हमेशा हो कि वो सब्जेक्ट से क्या बेनिफिट है, क्यों पढ़ने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट ज्यादा आता है और हम आगे अच्छे से समझ भी पाते हैं। तो हमारा पहला जो टॉपिक है इस चैप्टर से, लोकेटिंग प्लेस ऑन द अर्थ से, वो है मैप, जो समझना बहुत आसान भी है और बहुत प्रैक्टिकल भी। फर्स्ट है मैप। मैप इज अ ड्राइंग और रिप्रेजेंटेशन, वी ऑल नो दैट। देखिए, जितनी भी बड़ी चीजें हैं जिनको हम सिंपली डिफाइन नहीं कर सकते, जिसको हम कह के डिफाइन नहीं कर सकते, उनके लिए बहुत जरूरी है एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन। और इस बात को समझना बहुत जरूरी होता है जब हम किसी ऐसे जगह पे हों जिसको हम नॉर्मली समझा नहीं पा रहे हों, तब हम मैप का हेल्प लेना शुरू करते हैं। और अभी आप यही पढ़ने जा रहे हैं कि ड्राइंग और रिप्रेजेंटेशन किस चीज का, तो कोई स्मॉल एरिया भी हो सकता है, कोई लार्ज एरिया भी हो सकता है। चलिए, तो दूसरी बात क्या, बहुत छोटा सा फैक्ट है। एटलस नाम का बुक बचपन से हम सब पढ़ते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं उसके बारे में। क्या है, इट्स कलेक्शन ऑफ मैप्स। मैप्स का एक कलेक्शन आपको मिल जाएगा और उसी को हम कहते हैं एटलस। आइए टाइप्स ऑफ मैप्स पढ़ लें। तो मैप वैसे होते तो बहुत सारे हैं, बट हम मेनली 3 टाइप्स पढ़ते हैं आपके लेवल पे। फर्स्ट है फिजिकल मैप, जिसमें हम फिजिकल फीचर्स को डिफाइन करते हैं, जैसे ओशियंस हो गए, जैसे रिवर्स हो गए, माउंटेन्स हो गए। फिर आता है पॉलिटिकल मैप, जो आपको पॉलिटिकल बाउंड्रीज को शो करेगा। फॉर एग्जांपल स्टेट्स की जो बाउंड्रीज हैं, जो सिटीज की बाउंड्री हैं, जो कंट्री की, जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज की जो बाउंड्री हैं, तो उसको शो करने के लिए हम पॉलिटिकल मैप्स का यूज करते हैं। उसके बाद हम थीमेटिक मैप की बात करते हैं। थीमेटिक मैप किसी स्पेसिफिक थीम पे होता है, इसलिए इसका नाम भी थीमेटिक है। तो थीमेटिक मैप में क्या होगा, किसी स्पेशल चीज की बात हम कर लेते हैं, रेनफॉल पैटर्न की बात करेंगे। तो किसी पर्टिकुलर एरिया में रेनफॉल को समझाना हो, इतने सेंटीमीटर का रेनफॉल यहाँ होता है, तो आप थीमेटिक मैप में उसको दिखाएंगे। ठीक है। दूसरी बात, ये फिजिकल और पॉलिटिकल भी थोड़ा सा समझ ही लेते हैं। यहाँ पे हम नेचुरल फीचर्स, इट मीन्स दैट कि जिसको हमने नहीं बनाया, जो नेचुरली बने हुए हैं वैसे फीचर्स जो अर्थ में है, जैसे माउंटेन्स हैं, वो हम लोगों ने नहीं बनाया। बट हाँ, पॉलिटिकल में यही चेंज हो जाता है। पॉलिटिकल में चेंज क्या होता है कि आप जो बाउंड्रीज हैं, जैसे स्टेट्स की बाउंड्रीज, उसको पॉलिटिकली सेट की गई हैं अकॉर्डिंग टू सम सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। आज इंडिया में भी 28 स्टेट्स हैं, तो सबकी बाउंड्रीज अपने आप कोई नेचुरली नहीं बन गए, उसको बनाया गया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनली बनाया गया और उसके लिए बहुत सारे रूल्स, रेगुलेशंस एंड प्रोविजंस भी हैं। अब आते हैं मैप के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, मैप के कुछ पार्ट्स होते हैं। इसमें दो चीजें बहुत जरूरी है। किसी को अगर मैप को समझना और देखना है तो उसको डायरेक्शन का जो नॉलेज है वो बहुत जरूरी है, उसको डायरेक्शन के बारे में पता होना चाहिए। और प्रैक्टिकली हम लोग सबको पता होता है कि डायरेक्शन कैसे देखते हैं। ठीक है। और दूसरा होता है डिस्टेंस। ठीक है। डिस्टेंस को देखने के लिए मैप का स्केल का हम यूज करते हैं, वही जो हमने टॉपिक में पहले समझा भी था कि मैप स्केल अलाउ ह्यूज प्लेस टू फिट ऑन पेपर। बेसिकली बहुत कॉमन सी बात ये है कि जब आप ग्राउंड पे किसी डिस्टेंस को मेजर करेंगे और उसको आपको रिप्रेजेंट करना होगा पेपर पे, तो आपको एक पर्टिकुलर उसके लिए स्केल की जरूरत पड़ती है, इसको मैप स्केल बोलते हैं। जिन लोगों ने भी मैप बनाया होगा, इस चीज के नीड को समझा होगा और वो इसी स्केल के हेल्प से मैप को बनाते हैं। जैसे यहाँ पे है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 मीटर, मीन्स ऑन द ग्राउंड जो 500 मीटर है, उसको हम मैप स्केल के हेल्प से 1 सेंटीमीटर में मैप के ऊपर रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। और यही है मैप स्केल, और यहीं पे रोल आता है डिस्टेंस का। दूसरा है डायरेक्शन। 4 कार्डिनल डायरेक्शंस हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और जानते भी हैं। क्लास 6 के लेवल पे इतनी अंडरस्टैंडिंग तो होती ही होती है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। और उसके बाद एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है इंटरमीडिएट डायरेक्शन का, जिसको हम नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट से रिप्रेजेंट करते हैं। जब आप साउथ से ईस्ट की तरफ जाते हैं तो उसको आप साउथ ईस्ट बोलते हैं, है ना। नॉर्थ से आप ईस्ट की तरफ जाएंगे तो आप उसको नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे।
तो ये होते हैं इंटरमीडिएट डायरेक्शन। ओके, उसके बाद आता है सिंबल्स। बेसिकली क्या होता है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बहुत स्पेसिफिक, जैसे मान लीजिए हम अगर रिवर को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो रिवर कोई छोटी सी, ऐसा तो है नहीं कि हम तुरंत उसको रिवर को ही लाके उस पर रख पाएंगे, प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। तो हम वहां पे यूज करते हैं सिंबल्स का। ठीक है, सिंबल्स हमें वहां पे हेल्प करते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी चीजों को किसी छोटे चीज से रिप्रेजेंट कर दीजिए, और आपका मैप जो है क्या हो जाएगा, बहुत प्रैक्टिकल हो जाएगा और आप आराम से उसको समझ भी पाते हैं। आप जब बुक को पढ़ेंगे तो और अच्छे से आपको ये बात समझ में आ जाएगी। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, बिकॉज ड्राइंग एक्चुअल बिल्डिंग्स और नेचुरल एलिमेंट्स वुड टेक अप टू मच स्पेस, so they can represent roads, railways, rivers, post office, schools and more. Symbols make map easy to read for a variety of users. बहुत सही बात है ये। जितने भी लोग मैप्स देखते हैं, अब हर चीज को हम उस पे लाके तो नहीं रख सकते ना, तो वी हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ सिंबल जिसके हेल्प से हम ये कर पाते हैं। फिर क्या है, इन इंडिया गवर्नमेंट बॉडी कॉल्ड द सर्वे ऑफ इंडिया सेट्स स्टैंडर्ड सिंबल। ये एक फैक्ट है जो आप याद रख लीजिए। इंडिया में जो गवर्नमेंट बॉडी है जिसका नाम है सर्वे ऑफ इंडिया, कुछ स्टैंडर्ड सिंबल्स देती है मैप्स के लिए, तो आप इंडिया के मैप्स पे वही यूज करेंगे। आप ऐसा नहीं है कि अपने से कोई सिंबल बनाया और उससे मैप पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये सही नहीं होगा। वही माना जाएगा जो सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा होगा या फिर सेट किया होगा। चलिए दूसरी बात, मैपिंग ऑफ अर्थ विद द ग्लोब। ये कॉन्सेप्ट ही है बड़ा अच्छा सा, इसको समझने में हम मैप और ग्लोब दोनों समझ लेंगे। होता क्या है, बेसिकली हमारा जो अर्थ है ना, वो जब आप यहां से जाएंगे तो नीचे की तरफ, जब आप पोल की तरफ आते हैं या ऊपर की तरफ जाएं, तो क्या होता है, हमारा अर्थ बल्ज होता है। ठीक है, क्या होगा, यहाँ पे ये जितना है इससे थोड़ा 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 कम होता जाएगा। ठीक है, और क्या है, जब हम मैप की बात करते हैं तो बेसिकली ये क्या है, अर्थ हमारा स्फेरिकल है, तो क्या होगा, इसको हम पेपर पे डायरेक्टली नहीं रख पाते हैं। एक अच्छे अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर आपको देखना हो तो ग्लोब अर्थ के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखेंगे तो ग्लोब कहीं ज्यादा अच्छा है समझने के लिए। अगर आपको अर्थ का ओवरव्यू लेना है बड़े आराम से, क्योंकि एक तो ये 23.5 डिग्री पे यहाँ पे आपका टिल्टेड भी है, तो अपने एक्सिस पे जिस तरीके से अर्थ टिल्टेड है वो आपको ग्लोब पे ये भी दिखा दिया जाता है। उसके बाद इसलिए टॉपिक का नाम है कि मैपिंग द अर्थ विद द ग्लोब। अब आप आइए, पूरे अर्थ का अगर हम मैप लेके आए तो एक फ्लैट शीट ऑफ पेपर है ना मैप, तो मैप पे इसको रख पाना थोड़ा सा ग्लोब के कंपैरिजन आसान नहीं होता है। आप किसी कंट्री को एक बार रख लीजिए चल जाएगा, लेकिन अर्थ के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ग्लोब ज्यादा सही होता है, क्योंकि अर्थ का रेप्लिका है ये। ठीक है, एक स्फेरिकल मॉडल है जो ज्यादा एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन देता है अर्थ का। उसके बाद टू पिन पॉइंट लोकेशन ऑन अर्थ, मैप मेकर्स इज अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट सिमिलर टू, अभी हम कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, खैर अभी आगे बात उसकी हो जाएगी। तो ये समझ लीजिए कि ये जो टॉपिक था उसका सिंपल यही कहना था कि अगर आपको अर्थ को रिप्रेजेंट करना है तो आप ग्लोब का हेल्प लीजिए, और बाकी चीजों के लिए तो मैप है ही है। ठीक है, लैटिट्यूड, द हॉरिजॉन्टल ग्रेड। Latitude measures the distance from equator towards either the north or south pole. देखिए, लैटिट्यूड है क्या, इट इज अ वर्टिकल लाइन, सॉरी इट इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ये एक बड़ा अच्छा एग्जांपल लैटिट्यूड को समझने का आपका इक्वेटर है। ये इमेजिनरी लाइंस हैं, और इमेजिनरी के साथ साथ क्या है, ये पैरेलल भी हैं, क्योंकि ये जितने आप देखेंगे अभी इस सब में कहीं ना कहीं लैटिट्यूड है, और ये है पैरेलल लाइन। ठीक है, और ऐसा कोई भी इमेजिनरी से सेंस क्या है, ये काल्पनिक रेखा है। ऐसा कोई लाइन अर्थ पे नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करता, बट चूंकि हमको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है, हमें ज्योग्राफी पढ़ना है, तो हम लोगों ने कुछ ऐसा किया जिससे हम समझ पाए, और इसी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जैसा कॉन्सेप्ट ज्योग्राफी में आया भी। तो दे आर पैरेलल लाइंस, इमेजिनरी लाइंस। एंड एक और बात क्या है, इक्वेटर के पास ये सबसे बड़े होंगे, क्योंकि इक्वेटर ही, वैसे इक्वेटर ही सबसे बड़ा लैटिट्यूड होता भी है। ठीक है,
उसके बाद जब आप पोल की तरफ जाते जाएंगे तो ये क्या होगा, अर्थ चूंकि पोल की तरफ जाते जाते इसका डिस्टेंस कम होता जाता है, और यहाँ जब आप पहुंचते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास जब आप पहुंचते हैं तो आप देखते हैं कि ये बहुत छोटे हो जाते हैं। यहाँ पे तो एक डॉट के जैसा हो जाता है लैटिट्यूड। टोटल आई थिंक 181 लैटिट्यूड्स होते हैं पूरे अर्थ में अगर हम देखें तो। हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स को ले लेते हैं, जैसे ये जितने भी हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, कैप्रिकॉन, अंटार्कटिक सर्कल, इन सबको ही हम यहाँ पे देखते हैं। अदरवाइज वैसे तो ये 181 लैटिट्यूड्स आपके अर्थ पे हैं। इनको मेजर किया जाता है डिग्रीज में। द इक्वेटर इज 0 डिग्री while the poles are 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ। क्लाइमेट कनेक्शन, एक और बात यहाँ लिखा हुआ है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये, आप सब बड़े आराम से समझ पाएंगे कि इक्वेटर के पास जो है ना वो टेम्परेचर हमेशा क्या रहेगा, गर्म रहेगा। जैसे सन जो है ना, जब सन का लाइट यहाँ आता है तो सनलाइट यहाँ पे स्लांटिंग नहीं पड़ती। तो जितने भी इक्वेटोरियल कंट्रीज होती है ना, ये मैक्सिमम टाइम आप देखेंगे कि ये गर्म ही होती है, यहाँ पे टेम्परेचर हॉट। लेकिन जब आप इधर की बात करने जाएंगे, जब आप साउथ की तरफ की बात करेंगे, या फिर जब आप नॉर्थ पोल की तरफ की बात करेंगे, तो आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पे टेम्परेचर यहाँ जितना नहीं है। इसीलिए इसको इस ऑरेंज कलर से रिप्रेजेंट किया गया। तो यहाँ पे टॉरिड जोन इसीलिए बनता है। ये टेम्परेट जोन्स है, यहाँ पे टेम्परेचर जनरली मॉडरेट रहता है। और उसके बाद फ्रिजिड जोन की बात करते हैं। फ्रिज वर्ड ही इसीलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे सनलाइट बहुत अच्छे से पहुंच ही नहीं पाती। तो इस साइड में आप देखेंगे कि अर्थ जो वहां पे जो है मैक्सिमम टाइम जो है स्नोफॉल हो रहा है, मैक्सिमम टाइम जो है बर्फ जमा ही हुआ है। चलिए, यही था इसका क्लाइमेट कनेक्शन का कॉन्सेप्ट। अब आते हैं लॉन्गिट्यूड्स। इसका नाम है ये वर्टिकल ग्रिड। तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, ये दोनों ग्रिड की बात हो जाती है। मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर हाफ सर्कल दैट रन फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। ज्यादा कुछ नहीं सोचना, बस इतना ही सोचना है कि मान लीजिए ये अर्थ है आपका, इस पूरे अर्थ में ना लैटिट्यूड इस तरीके से था तो लॉन्गिट्यूड इस तरीके से आएगा। लेकिन एक ही डिफरेंस है, लॉन्गिट्यूड आपका छोटा या बड़ा नहीं होगा। ऑल लॉन्गिट्यूडनल लाइंस आर इक्वल। लैटिट्यूड के साथ ऐसा, लैटिट्यूड क्या हो रहा था, पोल की तरफ ज्यादा छोटा होता जा रहा था। लेकिन ये क्या होता जा, ये छोटा छोटा नहीं होने वाला, ये यहाँ जितना बड़ा है उतना ही बड़ा पूरे अर्थ पे रहने वाला है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप ईस्ट से वेस्ट की तरफ जब आप बात करते हैं, जब आपको ईस्ट से वेस्ट के डिस्टेंस की बात करनी है तो आप लॉन्गिट्यूड का यूज करते हैं। उसके बाद प्राइम मेरिडियन इज मार्क्ड एज 0 डिग्री एंड पासेस थ्रू ग्रीनविच लंदन। ग्रीनविच नाम का एक शहर है लंदन में, जहां से एक लाइन गुजरती है जिसका नाम है प्राइम मेरिडियन। उसको हम 0 डिग्री पे लॉन्गिट्यूड मानते हैं। और एक कॉन्सेप्ट और जान लीजिए जो हमारे इंडिया से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, तो जानना भी चाहिए। एंशिएंट इंडिया है इट्स ओन प्राइम मेरिडियन जो उज्जैन से गुजरता था। तो हमारे पास ये टाइम का जो कॉन्सेप्ट आज हम पढ़ रहे हैं वो शायद बहुत पहले से हमारे पास था, भारत के पास वो चीजें पहले से थी। खैर, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बाद कुछ बातें और जो टाइम जोन्स और स्टैंडर्ड टाइम से रिलेटेड है। फर्स्ट, द अर्थ स्पिन 360 डिग्री ऑन इट्स एक्सिस एवरी 24 आवर्स। वी ऑल नो दैट रोटेशन होता है, और उसी रोटेशन में क्या होता है, 360 डिग्री हमारा अर्थ हर 24 आवर में कवर करता है। इट मीन्स 15 डिग्री, 15 डिग्री हम जो है हर घंटे कवर कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद फॉर एवरी 15 डिग्री यू मूव ईस्ट फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन। तो क्या होगा, आप प्राइम मेरिडियन से जो है ईस्ट की तरफ जा रहे हैं हर 15 डिग्री पे, तो क्या हो रहा है, लोकल टाइम जो आपका है वो 1 घंटे से इंक्रीज हो जा रहा है। और जब आप वेस्ट की बात करेंगे, जब आप वेस्ट की तरफ मूव करेंगे तो आपका जो लोकल टाइम है वो डिक्रीज हो जाएगा 1 आवर से। अभी हम आगे और अच्छे से इसको समझाएंगे, वैसे कॉन्सेप्ट आ रहा है हालांकि। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम स्टैंडर्ड टाइम का हेल्प लेना शुरू करते हैं। है कि अरुणाचल प्रदेश जो है, अब चूंकि वहां पे सनराइज बहुत जल्दी हो जाता है, और बाकी जो वेस्ट में या फिर जो इस तरफ
के जो स्टेट्स है वहां पे जो सनराइज है वो थोड़ा लेट होगा। तो इससे भी बहुत सारी दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी, जैसे वर्किंग आवर का प्रॉब्लम। ऑफिस मान लीजिए कोई उत्तर प्रदेश से जाके और वहां पे काम करने लगा अरुणाचल प्रदेश में, उसको फिर बहुत सारी डिफिकल्टीज आएंगी। तो हमने क्या किया कि एक अपना स्टैंडर्ड टाइम जोन अडॉप्ट किया। ठीक है, अब आइए आगे हम बात करते हैं। हमारा जो आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो आई थिंक 82 डिग्री 30 मिनट, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ठीक है, ये 5.5 आवर्स 5 और 30 मिनट जो है वो ग्रीनविच जीएमटी से आगे है। यानी कि मान लीजिए इंडिया में अगर 12 बज रहे हैं, सॉरी, अगर जीएमटी जो है यानी कि लंदन वगैरह में अगर 12 बज रहा है तो इंडिया में क्या होगा, प्लस कर लीजिए 5:30। इट मीन्स यहाँ 5:30 हो रहा होगा, बड़े आसानी से आप समझ सकते हो। जो मैसिव कंट्रीज है जैसे रशिया अमेरिका वगैरह, वहां पे ज्यादा टाइम जोन्स है, क्योंकि रशिया वी ऑल नो दैट कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा देश है इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो वहां पे क्या है, 11 टाइम जोन्स को रखना पड़ता है। ठीक है, और अमेरिका वगैरह 6-7 में काम अपना चला लेते हैं। अब आइए इंटरनेशनल डेटलाइन की बात कर ले। बेसिकली इंटरनेशनल डेटलाइन का कॉन्सेप्ट इतना ही है कि जब हम ईस्ट, जैसे अर्थ की हम जब बात किए थे, तो अगर हम ईस्ट की तरफ जाते हैं तो टाइम जो हमारा ऐड होता है। ठीक है, अगर आप एक देश से दूसरे देश जा रहे हैं और आप, सॉरी, ईस्ट की तरफ अगर आप जा रहे हैं तो टाइम आपका जो है सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और अगर आप वेस्ट की तरफ जाएंगे, वेस्टवर्ड ट्रेवल करेंगे, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाएंगे, तो वहां पे आपका क्या होगा, टाइम बढ़ जाएगा। ठीक है, ऐड हो जाएगा। दिस लाइन इज नॉट परफेक्टली स्ट्रेट, ये भी जिगजैग लाइन है। और इंटरनेशनल डेट लाइन इज अपोजिट टू द प्राइम मेरिडियन एट अप्रोक्सीमेटली 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। इसी 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं। और हमने एक एक ये जिगजैग लाइन है, बेसिकली स्ट्रेट लाइन ये है भी नहीं, क्योंकि एक सिंगल कंट्री को, ठीक है, इफ यू आर ट्रेवलिंग ईस्टवर्ड यू सब्ट्रैक्ट अ डे, इफ यू ट्रेवल वेस्टवर्ड यू ऐड अ डे। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ओके, तो थैंक यू सो मच। आज का हमारा ये लेक्चर यहीं खत्म होता है। एंड बाकी आपको कोई दिक्कत आती हो तो आप अपना फीडबैक जरूर दीजिए कमेंट सेक्शन में। और आगे जो भी प्रॉब्लम्स है आप जरूर वहां पर आके बताइए। और जो 6th क्लास का आपका जो पूरा सिलेबस है सोशल का, वो इसमें कवर कराया जाएगा आपको। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट करते रहिए। क्लास 6, 7, 8, 9, 10 जिन भी बच्चों को पढ़ना है, तो आपको कंटेंट्स अच्छे मिलने वाले हैं। और बेसिकली ये ऑथेंटिक कंटेंट्स आपको मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय।